हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम BFE 101 का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। ये जो टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ HIV एड्स। BFE 101 का क्वेश्चन पेपर है, जून 2024 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स है और इसमें बोला गया है, ये जो नोट दिया गया ना, ये इसको आप ज़रूर पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहले ये जो नोट दिए होते हैं ना कि अटैम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें बोला गया टोटल क्वेश्चन पेपर में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और टोटल कितने मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है, यानी कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 300 वर्ड्स में हमें जो है आंसर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक हेल्थ? डिस्कस चेंजिंग कस्टम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ से आप क्या समझते हो और जो पब्लिक हेल्थ है इंडिया में उसके जो कस्टम्स है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ओके, चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं पब्लिक हेल्थ की। Public health refers to the science and practice of protecting and improving the health of communities and populations. It encompasses a wide range of activity aimed at preventing diseases, promoting healthy behavior, and ensuring access to healthcare services. Public health initiatives focus on various aspects including sanitation, vaccination, disease control, health education, and policy making. The ultimate goal of public health is to enhance the overall well-being and quality of life of individuals by addressing the determinants of health and reducing health disparities. देखिए, पब्लिक हेल्थ का सिंपल वर्ड्स में हम मतलब समझे तो यही है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी कम्युनिटी के लोगों की जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखकर उन जो डिसीज़ है उनको कंट्रोल करना, वैक्सीन प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, या कोई भी पॉलिसी बनाना पब्लिक हेल्थ के अंडर में आता है। जैसे कि आपने आंगनवाड़ी नाम सुना होगा, जो नॉर्मल मोहल्ला क्लिनिक जो होते हैं, नॉर्मल क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज जो होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो क्यों होती है, पब्लिक के लिए क्यों अवेलेबल होती है? ताकि जो वहाँ के लोग हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन है या कम्युनिटी है, उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। ओके, चलिए अब देखते हैं चेंजिंग कस्टम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। इंडिया हैज़ बीन सीन significant changes in public health customs and practices over the years. These changes have been driven by advancement in medical science, shift in policy, and involving societal needs. Here are some trends and transformation. देखिए, जो इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ है ना वो बदल रही है। मतलब पब्लिक हेल्थ के जो कंसर्न्स है, कस्टम्स है, जो नॉर्मली हम ट्रेडिशन फॉलो करते थे पास्ट में, अब वो नहीं है। अब जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पास्ट की बात करें, इन मिड 20th सेंचुरी इंडिया फेस्ड न्यूमेरस इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स। Public health effort focused on mass vaccination campaigns to control this disease. जब मिड 20 सेंचुरी था उसके मिड में इंडिया में पास्ट में बहुत सारी जो डिसीजेज है वो इन्फेक्शियस डिसीजेज आई है, लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स। ओके, अब इंडिया में क्या है, इन सब की वैक्सीनें प्रोवाइड की जाती है लोगों को, जिससे कि लोग जो है इन बीमारियों से जल्दी से ग्रसित ना हो। ओके, when we talk about present, India has made remarkable progress in eradicating and controlling many infectious diseases through sustained vaccination effort. For example, India was declared polio free in 2014. देखिए, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है ना, इनके थ्रू जो इंडिया ने बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको भगाया है, मतलब वो बीमारियां ना के बराबर हो गई है। जैसे कि पोलियो, इन 2014 देयर वाज नो पोलियो केस एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज पोलियो फ्री। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट देख लेते हैं, सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन एंड हाइजीन, पास्ट की बात करें तो पास्ट में पुअर सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है फॉलो कर रही थी की जा रही थी, जिससे कि जो है वाटर बोर्न डिसीज और मेल न्यूट्रिशन के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे। अब की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इनिशिएटिव जैसे कि स्वच्छ भारत इंडियन क्लीन इंडिया मिशन हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री एंड रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ रिलेटेड डिसीज। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कौन नहीं जानता इंडिया में, सबको पता है कि इसके थ्रू कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पब्लिक हेल्थ में। जब हम इससे पहले पास्ट में जब हम नॉर्मली लोकल जो पब्लिकली टॉयलेट्स थे उनमें जाते थे तो बहुत ज़्यादा ही डर्टी और सैनिटेशन अच्छे से नहीं होता था, ओके। लेकिन अभी जो है स्वच्छ भारत के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है अलॉट किए गए हैं ताकि जो है वो टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करे और हमें अच्छा एक इन्वायरमेंट मिले, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। पास्ट की बात करें तो मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स वर मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ड्यू टू इनएडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए पास्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर माएँ मतलब प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान जो है मर जाती थी, मतलब वो या तो बेबी की डेथ हो जाती थी या मदर की डेथ हो जाती थी। बट प्रेजेंट की बात करें तो अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एक स्पेशल केयर प्रोवाइड की जा रही है। और जैसे कि हम आंगनवाड़ी की बात करें, अगर कोई प्रेग्नेंट है और अगर वो अपना नाम आंगनवाड़ी में लिखवाएगी तो उसको फर्स्ट चाइल्ड के लिए 7,000, सेकंड चाइल्ड के लिए 7,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये क्या है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स है वो अपना नाम आंगनवाड़ी में लिखवाती है, वहाँ उनके टेस्ट होते हैं, फिर आशा वर्कर उनसे कांटेक्ट करती है, फिर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। बट हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता था, ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल जा ही नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो जननी सुरक्षा योजना जो है सेफ मदरहुड स्कीम है and the integrated child development services have enhanced maternal and child health care services leading to improved health outcomes, ओके। चलिए बात करें नेक्स्ट बात, क्रोनिक डिसीज़ एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। क्रोनिक डिसीज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस, पास्ट की बात करें तो फोकस वॉज प्राइमरली ऑन कम्युनिकेबल डिसीज विद लेस अटेंशन टू द क्रोनिक डिसीज़। पास्ट की बात करें तो ज़्यादा फोकस क्या था, कम्युनिकेबल डिसीज़ पे था जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलती है। लेकिन जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ होती थी, डायबिटीज़, शुगर, थायराइड, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रेजेंट की बात करें, देयर इज़ अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स नाउ प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड डाइट। देखिए जैसे कि लाइक अभी मैं जो है हैदराबाद में रह रही हूँ, एक एग्ज़ाम्पल की बात करें, हैदराबाद में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, वेस्ट बंगाल में, कहीं भी आप रह रहे हो, तो एक जो है टेस्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ब्लड टेस्ट होता है जो ईयरली बेसिस पे कंडक्ट कराया जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैंने भी करवाया है। तो वहाँ पे उस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट में सब कुछ रिपोर्ट आ जाता है कि आपकी शुगर कितनी है, थायराइड कितना है, बीपी कितना चल रहा है, कैल्शियम की कमी है तो नहीं है, हर एक चीज़ का सीरम टेस्ट का रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्यों प्रोवाइड की जा रही है कि ये इन्फॉर्मेशन? ताकि ये जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उनको भी प्रिवेंट किया जाए, ओके। हेल्थ पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पास्ट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और इनसफिशिएंट हेल्थ केयर था। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट है और हेल्थ पॉलिसी की वजह से जो आयुष्मान भारत स्कीम है उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट बात करें डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पास्ट में क्या था कि मतलब पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन सर्विस डिलीवरी जो थे वो मैनुअल थे
और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कोई नहीं था। लेकिन अब अभी की बात करें, लाइक ईएसआईसी आपने सुना होगा। अगर किसी का ईएसआईसी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाता है, तो उसको जो है कंप्यूटर पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है, उसको पर्ची नहीं लेके जानी उस पेशेंट को। तो क्या है, इसे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से क्या हो रहा है कि जो हेल्थ केयर सर्विस है वो बेटर हो रही है। ओके, लाइक रिमोट कंसल्टेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड एक्सेस टू हेल्थ इंफॉर्मेशन आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 2 टॉपिक दिए गए, उन पे आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिसीज एंड सेकंड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग। ओके, चलिए पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसीज। डिजीज इज अ स्टेट ऑफ डिसफंक्शन और एबनॉर्मलिटी इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, often leading to negative effects on physical or mental health. It can caused by a variety of factors including pathogens like bacteria, virus, fungi, genetic mutations, environmental factors, lifestyle choices, or a combination of these. Disease can be acute, short term, or a chronic, long lasting, and they can affect different parts of the body or the entire system. देखिए, डिसीज़ क्या होती है, इज़ अ स्टेट ऑफ डिसफंक्शन और एबनॉर्मलिटी। आपने कोई मशीन यूज़ की है कभी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक आपने गैजेट यूज़ किया हो, मोबाइल फ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल। मोबाइल फ़ोन में अगर चार्जिंग ना हो तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में अगर पानी चला जाए तो क्या वो चल पाएगा? फंक्शन करेगा अच्छे से? नहीं करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें डिसफंक्शन आ जाएगा, एबनॉर्मैलिटी आ जाएगी। इसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी भी एक डिवाइस है। जब तक उसको खाना अच्छा मिलता रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता रहेगा, वो अच्छे से काम करेगी। अगर ह्यूमन बॉडी को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, ओके, मान लीजिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन में मोबाइल को फ़ोन को पानी में डाल दोगे, क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ही ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई फंगाई या जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है तो उससे भी डिसफंक्शन हो सकता है। तो डिसीज इज़ अ स्टेट ऑफ डिसफंक्शन और एबनॉर्मलिटी, जिससे पूरी बॉडी या कुछ बॉडी का पार्ट इफेक्ट हो सकता है, जिससे किसी भी ह्यूमन बीइंग की फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो डिसीज़ जो होती है वो छोटे टर्म के लिए एक्यूट भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं की एस्पेक्ट ऑफ डिसीजेस की। पहला एस्पेक्ट है कोज, एटियोलॉजी। Disease can arise from infectious agents like tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis, genetic disorders such as cystic fibrosis, or environmental exposure like lung cancer from smoking. सॉरी, जो डिसीज़ है वो इन्फेक्शियस एजेंट से भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग से भी हो सकती है। अब बात करें पैथोजेंस की। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट। दिस रेफर्स टू बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द डिसीज्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल, इन डायबिटीज मिलिटियस द बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन लीड्स टू हायर ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए, अब यहाँ पे बात किया जाए पैथोजेनेसिस की, मतलब जब वो डिसीज़ पनप रही होती है। जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को खांसी है, वो 1 दिन खांस रहा है, 2 दिन खांस रहा है, 3 दिन खांस रहा है, वो लगातार 1 साल से खांसे जा रहा है, खांसी किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसने कोई टेस्ट नहीं करवाया। बाद में जब वो बिल्कुल अब सांस भी नहीं ले पा रहा, दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलते हैं अस्थमा है आपको, एलर्जी है पोल्यूशन की वजह से। तो क्या हुआ वहाँ पे, एक डिसीज़ का पैथोजेनेसिस, जो 1 ईयर से जो प्रोसेस चल रहा था ना, डेवलप हो रही थी वो डिसीज़, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। ओके, चलिए बात करते हैं सिम्टम्स एंड साइन की। थर्ड टॉपिक है सिम्टम एंड साइन। सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस रिपोर्टेड बाय द पेशेंट, एग्जाम्पल पेन और फैटिग, while signs are objective findings observable by healthcare provider, एग्जाम्पल फीवर और रैश। देखिए, सिम्टम्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व कर सकता है। मेरे को खांसी हो रही है, इट माइट बी अ डिसीज़।
मेरे को जो है पेन हो रहा है, हेडेक हो, मान लीजिए मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह शाम दर्द हो रहा है और मैं बार बार दर्द की वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या किया, चेकअप किया, चेकअप के बाद उन्होंने देखा कैल्शियम का की कमी है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। साइन इज डिफरेंट थिंग एंड सिम्टम इज डिफरेंट थिंग, ओके। चलिए डायग्नोसिस का मतलब मेडिकल हिस्ट्री या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट के थ्रू डिसीज को चेक करना। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो क्योरेबल डिसीज़ है जिनको हम दवाई दे के, लाइफस्टाइल चेंज करके या कैसे भी करके मेडिकेशन से हम हटा सकते हैं, ओके, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब मेन देखिए वो होता है ना कि देर से दुर्घटना से सावधानी भली। तो प्रिवेंशन क्या होता है कि किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं। तो मेजर्स टू प्रिवेंट डिसीज इंक्लूड वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ओके। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग का। वेलबींग इज अ होलिस्टिक मेजर ऑफ हाउ इंडिविजुअल परसीव देयर लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। It encompasses various dimensions including physical, mental, social, and spiritual health. Well-being is not merely the absence of disease or infirmity, but a positive state of living where individuals can achieve their full potential and contribute to their community. देखिए वेलबींग की बात करें, आप किसी से भी मिलते हो, बहुत समय बाद मिलते हो, आप बोलते हो कैसे हो आप, तो वो कहते हैं कि अच्छा हूँ मैं, आप अपनी बताइए। आपने क्या पूछा, उनका हाल चाल पूछा। हाल चाल का मतलब ये नहीं है कि मतलब अ, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वेलबींग इज़ नॉट अ डिसीज़ फ्री। वेलबींग का मतलब ये है कि उनका मेंटल स्टेट अच्छा है, वो अच्छे से सबसे बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली अपनी लाइफ को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है तो वो वेलबींग में नहीं कंसिडर होगा, ओके। फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी है पर्सन, ओके। तो इसी चीज़ के जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, इन सबको दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 पे। Enlist and discuss the various indicators that reflect the health status of a community. किसी भी कम्युनिटी का जो हेल्थ स्टेटस है वो किस इंडिकेटर से, किन इंडिकेटर्स से हम समझ सकते हैं। आपको कोई भी पॉपुलेशन दी, मान लीजिए साउथ कोरिया की कोई पॉपुलेशन का डाटा दिया, या फिर किसी भी ऑस्ट्रेलिया का आपको जो है कम्युनिटी का डाटा दिया, हेल्थ डाटा, ओके। तो आप उसका जो है इंडिकेटर क्या 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 होते हैं कि क्या स्टेटस है कम्युनिटी का। तो टू कोच द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स एंड रिसर्चर्स यूज्ड अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। उसमें पहला इंडिकेटर है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन ये होती है द रेट ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मान लीजिए आपने जो है एक पीरियड लिया 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स के पीरियड में कितने लोग जो है पॉपुलेशन में डेड हो गए, उसका एक डाटा, ओके। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इन्फेक्टेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, द नंबर ऑफ अ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बर्थ पे 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे हैं जो डेथ मतलब जिनकी डेथ हो जा रही है, तो क्या है IMR। MMR इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी माताएं हैं, कितनी मदर्स जिनकी डेथ हो रही है, दैट इज MMR, ओके। चलिए नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी रेट द इंसिडेंट ऑफ प्रीवैलेंस ऑफ डिसीज विद इन अ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में डिसीज कितने ज़्यादा लोगों को है एक पर्टिकुलर डिसीज, ओके। तो एक होता है इंसिडेंस रेट, एक होता है प्रीवैलेंस रेट। इंसिडेंस रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिसीज इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, और प्रीवैलेंस रेट द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज एट अ गिवन टाइम। जैसे कि कोविड के समय आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो कोविड में बोला जाता था आज
आज नए कोविड के पेशेंट जो है उनकी संख्या 1000 है, और इससे पहले जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो 1 लाख है। ओके, तो टोटल कितनी होगी डिसीज लोगों की संख्या? 1,01,000। न्यू केसेस 1000 एंड प्रीवियस केसेस 1 लाख। ओके, हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। देखिए, आपको जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया में जो है वो लोग 40 या 50 ईयर्स तक जी रहे हैं। ओके, दूसरी कंट्री में, किसी अदर कंट्री की बात करें, मैं नाम नहीं लूँगी, बट मान लीजिए किसी अदर कंट्री बी में जो लोग हैं वो 60 to 70 ईयर्स अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। उससे भी थर्ड कंट्री थी जिसमें 80 to 90 ईयर्स तक जो है वो लोग जिंदा रह पा रहे हैं, लाइफ जी पा रहे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पे अच्छी हेल्थ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस की। न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब किसी भी पॉपुलेशन में न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा है, मतलब उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, रिकेट्स वगैरह जैसी बीमारी तो नहीं है। ओके, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रेट कितना है और अडल्ट ओबेसिटी रेट कितना है, ये भी मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिसीज़ प्रिवेलेंस और इंसिडेंस, ये हम देख चुके हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, पीने का पानी कैसा है, पोल्यूशन कैसा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। हेल्थ बिहेवियर इंडिकेटर, मतलब बिहेवियर कैसा है लोगों का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मतलब जो सोशल इकोनॉमी है उससे भी जो है हेल्थ पे इन्फ्लुएंस डलता है। ओके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, पर आप रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रेजेंट इन डिटेल मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के कॉज करने के मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेजर फैक्टर है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये मतलब जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं या कोई सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है बट वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहा, तो वो हाई रिस्क पे होते हैं HIV के। शेयरिंग नीडल, हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उसका नीडल अदर नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को लग जाएगा तो उससे भी HIV जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब जब मान लीजिए किसी का HIV पॉजिटिव ब्लड है उसको किसी नॉन HIV पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो उससे भी जो है HIV होने के चांसेस है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर से भी चाइल्ड को HIV होने के चांसेस होते हैं। ओके, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स है जो रेगुलरली ब्लड या फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं जो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उनके साथ आप वो काम कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी डॉक्टर जो है वो अपने घर में प्याज काट रहा था, प्याज काटते हुए उसके हाथ में अंगूठे में चाकू लग गया। ओके, अब उसने कोई मतलब HIV पेशेंट था उसको जो है वो करी बैंडेज लगाई या कुछ भी लगाया जिससे जो ब्लड है वो कॉन्टेक्ट में आ गया, जिससे क्या हो गया, HIV फैल गई। अदर bodily fluids, HIV can also be transmitted through contact with infected bodily fluids such as semen, vaginal fluid, rectal fluid and breast milk. Pre-existing STI, मतलब किसी के अंदर पहले से ही HIV थी। ओके, और फिर स्किन के थ्रू या अनट्रीटेड जो है HIV होना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिस्कस द नीड फॉर कंपोनेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग इन रिलेशन टू HIV। HIV में टेस्ट होता है, पहले एक होता है टेस्ट होने से पहले टेस्ट करने से पहले एक काउंसलिंग होती है, फिर टेस्ट हो जाने के बाद एक काउंसलिंग होती है। प्री एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग जो है HIV पेशेंट्स के लिए क्यों नेसेसरी है? तो प्री एंड पोस्ट काउंसलिंग फॉर HIV is crucial in providing emotional support, education and guidance to individuals undergoing HIV test. This counseling aims to help individuals understanding the implication of the
टेस्ट रिजल्ट है। मतलब इससे क्या है कि इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाता है, एनजाइटी है या जो भी है वो कम हो जाती है, प्लस एक इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाती है लोगों को, तो ज़्यादा डरते नहीं है, घबराते नहीं किसी भी चीज़ के लिए। प्री टेस्ट काउंसलिंग में सबसे पहली चीज़ तो होता है कि कंसेंट होना चाहिए। जिस भी पेशेंट का HIV टेस्ट हो रहा है उसको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा कौन सा टेस्ट हो रहा है। रिस्क असेसमेंट मतलब पहले से ही चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी मतलब अगर कोई ड्रग का यूज़ है या कोई भी अदर फैक्टर है तो उस चीज़ को पहले ही चेक कर लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पोस्ट टेस्ट की बात करें, अगर डिलीवरी जब हम टेस्ट डिलीवर कर रहे हैं ना, तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है इन सब को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है और उसको ये भी बताना है कि वो किस तरह से कोप अप कर सकता है इस चीज़ से। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एग्जामिन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। सोशियो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और कल्चरल फैक्टर्स बताइए जिससे कि HIV जो है वो बढ़ रहा है इंडिया में। तो सबसे पहला सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो पॉवर्टी। गरीब लोगों में जो है एक तो पहले ही नॉलेज नहीं होती, ऊपर से अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है ये HIV फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन ना मिलने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने के कारण जो है इंस्टेबिलिटी आती है और उससे जो है उनका मतलब सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो रिस्की हो जाता है। ओके, मतलब ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयड है वो सेक्स वर्कर की तरफ जाते हैं, सेक्स वर्कर बनना चाहते हैं जिससे कि वो अर्न कर सके अपने डेली लाइवलीहुड, जिससे कि उनको HIV का ज़्यादा खर्चा हो जाता, ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ओके, बात करें माइग्रेशन की, लेबर माइग्रेशन स्पेशली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम रेगुलर पार्टनर एंड इंगेजमेंट इन हाई रिस्क बिहेवियर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी की, तो वुमेन्स जो पर्टिकुलरली जो मतलब जो छोटी कम्युनिटी है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं HIV के, क्योंकि उनको जो है अनइक्वल पावर है, उनके पास पावर नहीं है और लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए। ओके, अब कल्चरल फैक्टर्स की बात करें ट्रांसमिशन इन इंडिया, पहला है स्टिग्मा एंड discrimination. Stigma associated with HIV AIDS can prevent individual from seeking testing, treatment and support. स्टिग्मा ये है कि जिसको HIV हो गया वो अच्छा इंसान नहीं है, इस वजह से जो ज़्यादा लोग हैं वो HIV टेस्ट कराते ही नहीं है। जेंडर नॉर्म्स, अभी जो इंडिया में है कि वो पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश को क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करे? नहीं, बट इसकी वजह से जो है वो HIV की ज़्यादा चांसेस होता है। वुमेन के अंदर पावर नहीं है कॉन्डम यूज़ करवाने के लिए, वुमेन बोल नहीं सकती कि कॉन्डम का यूज़ करो, इस वजह से जो है ग्रेटर रिस्क ऑफ HIV है। अभी ये सब जो है डिस्क्रिप्शन से आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पी केयर? डेलिनिएट अ स्वॉट एनालिसिस ऑन द हॉस्पी केयर इन इंडिया। हॉस्पी केयर क्या होता है और उसके इंडिया में क्या क्या जो है एनालिसिस को प्रोवाइड करो। ओके, चलिए हॉस्पी केयर का मैं एक सिंपल सा बताऊं। हॉस्पी मतलब हॉस्पिटल और केयर मतलब केयर करना। जो HIV पॉजिटिव वो होते हैं पेशेंट्स होते हैं, या जो भी पेशेंट जिनका मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डिसीज़ के बाद जो है डेथ मतलब श्योर है, तो उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, जिससे कि जो अपने वो लास्ट के ईयर्स है, लास्ट का जो टाइम है वो अच्छे से बिता सके, फाइनल स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो अपनी
अच्छे से बिता सके। ओके, तो इससे क्या होता है, हॉस्पिटल केयर इन इंडिया में स्ट्रेंथ की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, जिससे कि जो ज़्यादा पेशेंट है उनको एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान मिल जाता है। पेन मैनेजमेंट के लिए जो मेडिसिन है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो पेशेंट को मिल जाता है। पॉलिसी सपोर्ट मतलब ये जो हॉस्पिटल केयर है ये सब गवर्नमेंट जो है फंड करती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, एनजीओज है वो अवेयरनेस फैला रहे हैं हॉस्पिटल केयर के लिए। ओके, अब बात करें वीकनेस की, तो जो रूरल एरियाज़ है उन वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो समझ पाते हैं इस चीज़ को और एक्सेस कर पाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है ना हॉस्पिटल केयर के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फंडिंग की दिक्कत आती है कि कई बार लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अदर हेल्थ प्रोग्राम पे भी फंडिंग करनी पड़ जाती है गवर्नमेंट को। अपॉर्चुनिटी क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, पब्लिक अवेयरनेस लेके आनी और पॉलिसी में इन्हेंसमेंट बात करना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग एम्पैथी एंड वेस्टिंग सिंड्रोम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, फिर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, मैंने जो है क्वेश्चंस को एक ओवरव्यू दिया है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया है, कंप्लीट रीड नहीं किया। आप जो है वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको एक तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता चल जाता है, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो रिपीटेटिव होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप जो है एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब ये होता है किसी की भी जो परेशानी है उसको समझना, उसको इमोशनली सपोर्ट करना, और उसके बाद जो उसका जो पॉजिटिव थिंक है, मतलब मतलब आप उसको क्या पॉजिटिव चीज़ बता सकते हो कि वो कोप अप कर जाएगा उस प्रॉब्लम पे। ओके, देखिए, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अनदर पर्सन इमोशन, इमोशनल रिकॉग्निशन। किसी भी, मान लीजिए कोई जो है रो रहा है, ओके, क्यों रो रहा है, क्योंकि उसके पेट में दर्द है। अब डॉक्टर आएगा, वो बोलेगा क्या हो गया, लो ये दवाई और जाओ। तो क्या ये अच्छा ट्रीटमेंट है? नहीं। डॉक्टर को कम से कम थोड़ी एम्पैथी दिखानी चाहिए पेशेंट के लिए। तो डॉक्टर ये पूछ सकता है क्या हो गया, तो वो बताएगा पेट में दर्द है। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इस बीमारी में पेट में दर्द होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। और आपके जैसे जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं हमारे पास, कोई इशू नहीं है, आप ये दवाई लो, 2 घंटे रेस्ट करो, आप ठीक हो जाओगे एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये होता है एक एम्पैथी। ओके, तो की एस्पेक्ट क्या है, इमोशनल रिकॉग्निशन, पर्सपेक्टिव टेकिंग और इमोशनल रेजोनेंस एंड कंपैशन। ओके, अब इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप बिल्ड होती है, कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है, कोऑपरेशन इन्हेंस होता है, और एक मेंटल हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, वेस्टिंग सिंड्रोम। वेस्टिंग सिंड्रोम क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें इंसान का वजन अपने आप घटने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, वो कुछ कर नहीं रहा, कुछ ऐसा खा नहीं रहा, फिर भी अपने आप वेट लॉस हो रहा है, जिससे क्या है, मसल्स वीक हो जाती है, इंसान का खाने का ही मन नहीं करता, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हर टाइम वो थका थका रहता है, कमज़ोरी महसूस करता है। ओके, ये कोज क्या होता है वेस्टिंग सिंड्रोम का, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्रोनिक डिसीजेस जो है उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म में गिरावट आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए, पहला तो न्यूट्रिशन सपोर्ट, दूसरा मेडिकल इंटरवेंशन मतलब डॉक्टर की सलाह, और तीसरा है एक्सरसाइज। ओके, वेस्टिंग सिंड्रोम जो वो एक सीरियस कंडीशन है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी जो है डायग्नोसिस ज़रूरी है, जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस से जो है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके और इसको मैनेज किया जा सके। ओके, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।